friends, how are you? Hope all of you are fine and safe at your home. Students, today we will start our next chapter of our snapshot English supplementary reader for class 11th. Students, today we will start our chapter number 2, The Address, written by Marga Minko. Now this is a short story, is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland. When she finds them, the objects evoke memories of her earlier life. However, she decides to leave them all behind and resolve to move on. स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है इसमें ये एक बहुत शॉर्ट स्टोरी, एक छोटी सी कहानी है जिसमें एक बेटी है, वो अपनी माँ से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, तो हॉलैंड में जो वॉर चल रही थी उसके बाद वो उनकी सर्च पे निकलती है, उन्हें ढूंढने निकलती है। तो जब उसे वो सारे जब वो पता करती है तो वो उसे ये पता चलता है कि उन ऑब्जेक्ट्स को देखकर उसको जो उसकी पुरानी अर्लियर लाइफ की जो मेमोरीज है वो फिर से दोबारा से ताज़ी हो जा रही हैं। तो वो डिसाइड करती है कि अब उन सब चीज़ों को वो पीछे छोड़कर चली जाएगी और अपनी लाइफ को आगे बढ़ेगी। तो स्टोरी स्टार्ट होती है वहाँ से कि जब जो लड़की है वो अपनी माँ की बिलोंगिंग्स को ढूंढने के लिए निकलती है, तो वो एक जगह पहुँचती है। वहाँ जाकर वो पूछती है उनसे कि क्या आप मुझे जानती हैं। तो जिस लेडी ने दरवाज़ा खोला था वो बहुत ही सर्चिंग आइज से वो देखती है उसको और थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती। तब ये जो लड़की है वो उन्हें बताती है कि मैं मिसेस एस जो भी हैं उनकी डॉटर हूँ। तो अब उनके चेहरे पर अभी भी कोई पहचान नहीं आ रही थी समझ में कि वो मुझे पहचान पा रही हैं, क्योंकि उन्होंने दरवाजे पर हाथ रखा था जिससे वो पूरा खोलना नहीं चाहती थी। फिर मैंने ये सोचा कि शायद मैं गलत जगह, मैंने मीन्स यहाँ डॉटर की बात है कि वो ऐसा सोच रही थी कि शायद वो गलत जगह पर आई हो, ये वो सही जगह नहीं है। लेकिन फिर उसने उसको देखा कि उस लेडी ने जो स्वेटर पहना हुआ था वो मेरी माँ के हाथ का बना हुआ था, जो कि हरे रंग का था, और उसमें जो लकड़ी के बटन लगे हुए थे वो धोने से पीले पड़ गए थे। तो वो मैं उस स्वेटर को देख रही थी, तो फिर उसने अपने आप को देख और उसने अपने आप को दरवाजे के पीछे छिपा लिया। लेकिन मैं अभी तक जान चुकी थी कि मैं सही पते पर पहुंची हूँ। तो उसने बोला, अच्छा कि आप मेरी माँ को जानती हैं। फिर उसने बोला, उस लेडी ने बोला कि तुम क्या अब वापस आ गई हो, कि मैं तो सोच रही थी कि अब कोई भी वापस नहीं आया होगा। तब ये जो डॉटर है वो बोलती है कि हाँ, सिर्फ मैं ही आई हूँ। उसके पीछे जो लेडी थी उसके पीछे के जो उसका दरवाज़ा था वो खुला था, आधा खुला था, जो अभी बंद हो गया था, और वहाँ से एक जो मस्टी स्मेल थी वो आ रही थी, एक सीलन भरी जो बदबू होती है वो आ रही थी वहाँ से। तो वो औरत बोलती है उस डॉटर को कि मैं तुम्हारे लिए अब कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो डॉटर बोलती है, मैं खास तौर पर यहाँ पर आई हूँ और मैं कुछ समय के लिए आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो उस औरत ने उससे मना कर दिया कि अब मैं आपको एक भी समय नहीं दे पाऊंगी और मैं तुमसे मिल भी नहीं सकती कभी भी। तो ये जो लड़की थी जो अपनी माँ की बिलोंगिंग्स को ढूंढने के लिए निकली थी वो वहाँ से धीरे धीरे वापस आ गई। जब मैं वापस जाने लगी, मीन्स जो लड़की थी, डॉटर थी, जब वो वहाँ से वापस जाने लगी तब उसने एक बार जो उस दरवाजे पर नेम प्लेट लिखी थी उसको गौर से देखा। तो उसमें सफ़ेद पुताई थी और उसके काले अक्षरों में लिखा था डोरलिंग, और ऊपर चौखट पर थोड़ा सा ऊपर लिखा था नंबर 46। अब जब धीरे धीरे वो जो लड़की थी वो वापस जा रही थी स्टेशन की तरफ, तो वो अपनी माँ के बारे में सोच रही थी जिसकी माँ ने उसे बहुत वर्षों पहले ये एड्रेस दिया था। तो ये युद्ध के जो स्टार्टिंग का टाइम था उस समय की बात थी कि वो कुछ दिनों के लिए अपने घर गई थी। उसी समय उसको लगा कि उसके कमरे में थोड़ा कुछ बदलाव था और उसे बहुत सारी चीज़ें गायब मिली। तो उसकी माँ जो थी वो थोड़ा सा परेशान थी कि उसको इतनी जल्दी, उनकी बेटी को इतना जल्दी कैसे पता चल गया। तब उन्होंने उससे मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया था। तो कभी भी बोले, मैंने तो पहले कभी भी इनका नाम नहीं सुना। तो उन्होंने ये बताया कि वो माँ की जो लड़की थी उसकी माँ की पुरानी रिलेटिव थी, पहचान वाली थी, जो बहुत सालों बाद उनसे मिली थी और अब वो संबंधों को नया कर रही थी और उनसे रोज़ मिलने आती थी, अक्सर रेगुलरली। और वो जब भी आती थी तो वो उनके साथ उनके घर से कुछ कुछ लेकर जाती थी।
एक बार में टेबल पर रखी जाने वाली सारी चांदी की कटलरी ले गई। फिर वहाँ पे उनके घरों में टंगी हुई जो भी पुरानी एंटीक प्लेट्स थी वो ले गई। बड़े बड़े जो वास थे उनको लेकर गई। तो उन्हें उनको ढोकर लेकर जाने में दिक्कत आई होगी, ऐसा उनकी माँ ने उसको बताया। और माँ ने बड़ी दया के भाव से कहा कि बेचारी को क्रॉकरी के कारण उनकी कमर में मोच भी आ गई होगी। तो लेकिन उसने कभी उनसे ये पूछने की हिम्मत नहीं की थी। तो उन्होंने खुद ही ये बताया, तो जोर देकर बोली थी कि वो अपनी सभी चीज़ों को बचाना चाहती थी, तो इसीलिए कि हम अगर यहाँ से चले गए तो हम अपनी सारी चीज़ें खो देंगे। तो वो लेकर अगर ये मिसेस डॉर्लिंग के घर सारी चीज़ें पहुँच जाएंगी तो वहाँ पर वो सेफ रहेंगी। तब उन्होंने एक बार ऐसा पूछा भी था, तो क्या आप सब कुछ रख लें? तो उन्होंने बोला, उसकी माँ ने उनको गुस्सा के कहा डॉटर को कि इस तरह से बात करना अच्छा नहीं होगा, ये उनका अपमान होगा। और ज़रा सोच कर देखो वो कितना खतरा उठाती हैं, हर बार एक पूरा सूटकेस या बैग लेकर हमारे दरवाजे से निकलती हैं। तो उस लड़की की माँ को ऐसा लग रहा था कि मैं उनकी इस बात से पूरी तरह से कन्विंस्ड नहीं हूँ, संतुष्ट नहीं हूँ, पर उन्होंने थोड़ा सा मुझे नाराज़गी दिखाई, जिसके बाद मैंने इसके बारे में उनसे कभी चर्चा ही नहीं की। वापस ट्रेन में लौटते समय मैंने दोबारा से मिसेस डॉर्लिंग को अपने सामने देखा, जैसा मैंने उन्हें पहली बार जब उनसे मिली थी तब देखा था। कि उस दिन वाली सुबह जो थी उसकी माँ ने उन्हें बताया था कि उस दिन वो लड़की जो थी वो देर से उठी थी और सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। तो उस समय उसकी माँ ने वो किसी से बाहर मिलने जा रही थी, एक वुमेन विथ अ ब्रॉड बैक। तो वो बोले, उन्होंने मुझे उनसे इंट्रोड्यूस कराया कि ये मेरी बेटी है। तो उस लेडी ने सिर हिलाया और कोट को रैक के नीचे से रख के सूटकेस को उठाया और वहाँ से वापस चली गई। तो मैंने उनसे पूछा क्या कि वो दूर रहती हैं, क्योंकि वो बहुत भारी सूटकेस उठाकर लेकर जा रही थी, तो जो कि बहुत मुश्किल होता है। तब माँ ने बताया था मार्कोनी स्ट्रीट में रहती हैं और 46 नंबर जो है उनका घर का नंबर है। तो मैंने उसे याद रखा, लेकिन मुझे वहाँ जाने में काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। तो क्योंकि शुरू तो के टाइम में जो आज़ादी के बाद इस प्रकार के एकत्रित सामान में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ये स्वाभाविक था कि इससे मैं कुछ डरती भी थी। ऐसी चीज़ों से सामना हो जाने का डर जो एक ऐसे संबंध में था जो अब दुनिया में ही नहीं रहा, जो अलमारियों और बक्सों में छिपा कर रखा गया था और अब जिन्हें अपनी जगह वापस नहीं ले जाया जा सकता था। तो वे व्यर्थ के इंतज़ार में पड़ी हुई थी। इतने वर्षों तक ये सब सहा था क्योंकि वे तो बस सब चीज़ें ही थी, ऐसा वो मानकर चल रही थी। लेकिन धीरे धीरे फिर से सब कुछ जब नॉर्मल हो गया, तो जैसे ब्रेड हल्के रंग की दिखने लगी थी, बिस्तर भी था जिसमें अब बेझिझक सो सकते थे, कमरा भी था जिसमें आप रोज़ जिस तरह देखने के आदी थे वैसा था। और एक दिन मैंने ध्यान दिया कि सब सामान जो अब भी उसी पते पर पड़ा होगा, मैं उसे लेकर बहुत एक्साइटेड हो गई। तो मैं उन्हें देखना, छूना और याद करना चाहती थी। तो मिसेस डॉर्लिंग के घर में वो मेरी पहली यात्रा थी जो बेकार चली गई थी। फिर मैंने दूसरी बार उनके यहाँ जाने के लिए सोचा, तो इस बार जो दरवाज़ा था वो एक 15 इयर्स की लड़की ने खोला और मैंने उससे पूछा कि क्या उसकी माँ घर पर है। तब उस लड़की ने बताया कि मेरी माँ किसी ज़रूरी काम से बाहर गई। तब मैंने भी कहा कि ठीक है, मैं उनका इंतज़ार कर लूँगी। तो वो लड़की के पीछे पीछे मैं उनकी जो गैलरी थी वहाँ चली गई। एक पुराने से फैशन वाला जो हनूक तमीज़ जिसमें कैंडल लगाते हैं, वो स्टैंड सामने टंगा हुआ था, जिसे कोई भी कभी प्रयोग नहीं करता था क्योंकि वो कैंडल के मुकाबले में वो अधिक भारी था। अब उस लड़की ने मुझे बैठने के लिए ऑफ़र किया और उसने एक दरवाज़ा खोला था, वहाँ पर मैं उसके अंदर से होते गई। तो मैं वहाँ रुकी और मैंने देखा कि ये कमरे का जो सामान था वो उसको जाना पहचाना लगा, लेकिन वो एक ऐसे ऐसे एटमॉस्फेयर में था, ऐसे माहौल में था जिसने उससे मुझे परेशान कर दिया कि वो शायद इतने बेढंग तरीके से लगा था, जो बहुत ख़राब फर्नीचर के कारण, वो ख़राब सी गंध के कमरे में जो आ रही थी उसके कारण ख़राब लग रहा था, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन मुझे अपने आसपास उन सब चीज़ों को देखने का साहस नहीं हो रहा था। फिर मेरा ध्यान एक मेज पोश पर गया, टेबल क्लॉथ पर गया, जिस
पर मैंने उसे रगड़ा और रगड़ने से मेरी उंगलियां जो थी गर्म हो गई। तो उसमें बनी हुई कुछ लाइनों को मैंने देखा और कहीं एक उधर पे जलने का निशान था। तो मैं उसे ढूंढने लगी क्योंकि उसकी कोई मरम्मत नहीं हुई थी। तो बीच में आके उस लड़की ने बोला मेरी माँ जल्दी आ जाएंगी। तो मैंने उनके लिए चाय बनाई है, तो क्या आप भी चाय लेंगी? तो मैंने उसे धन्यवाद दे दिया। फिर मैंने ऊपर की तरफ देखा तो लड़की ने चाय वाले जो टेबल थी उसमें कप रखे थे तैयार करके। उस लड़की की भी जो थी वो ब्रॉड बैक थी, अपनी माँ की जैसे बिल्कुल। उसने एक सफ़ेद बर्तन में चाय कप में उड़ेली और उसके ढक्कन पर गोल्डन बॉर्डर थी। तो मुझे याद आया कि उसने एक बक्सा खोला और उसमें से कुछ चम्मचें निकाली। तो बोले ये अच्छा बक्सा है, मैंने अपनी आवाज़ में बोला। तो उस एक अजीब सी आवाज़ आई, ऐसा लगता था इस कमरे में हर आवाज़ अलग अलग है। तो उस लड़की ने बोला कि अच्छा तो आप उनके बारे में जानती हैं। वो मुड़ी और मेरे लिए चाय लेकर आई और वो हंसी। बोली मेरी माँ कहती है ये पुरानी है, हमारे पास ऐसे बहुत सारे हैं। उसने कमरे में चारों तरफ इशारा किया, खुद ही देख लो। मुझे मुझे उसकी हेल्प की ज़रूरत नहीं थी, मुझे मालूम था उसका जो इशारा है वो किन किन चीज़ों की तरफ था। मैंने चाय पीने की मेज़ पर ठहर गई और मैं देख रही थी कि एक बच्ची के रूप में मैंने हमेशा ही ऐसे एक सब प्लेट में सेव रखे होना मुझे बहुत आकर्षित करता था, ये सारी चीज़ें। फिर उस लड़की ने बताया कि हम इन सब चीज़ों का प्रयोग ना हर काम के लिए करते हैं। एक बार हमने उन प्लेटों में से खाया भी था जो दीवार के ऊपर लगी हैं, और उसमें खाना बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन इसमें मेरे लिए कोई विशेष चीज़ नहीं थी। फिर से मैं उस टेबल क्लॉथ पर गई और उसको मैंने देखा तो उसमें मुझे वो जले का निशान जो था वो मिल गया। तो उस लड़की ने मेरी तरफ ऐसे क्वेश्चनिंग वाली नज़रों से देखा, प्रश्न भरी नज़रों से देखा। तो मैंने उसको कहा कि हाँ, इन प्यारी चीज़ों को घर में छूने के इतने हम अभ्यस्त हो जाते हैं कि वे सब अपनी वस्तुओं को और अधिक देखना नहीं चाहते। तो आपका ध्यान तो बस तभी जाता है जब कुछ चीज़ें खो जाती हैं, क्योंकि इसकी या तो मरम्मत करनी पड़ती है या उदाहरण के लिए आपने इसे किसी को अगर उधार दे दिया होता है। तो मुझे अपनी ये आवाज़ जो थी वो बहुत अस्वाभाविक सी लग रही थी, अननेचुरल साउंड लग रहा था। फिर मेरी माँ ने कहा था, मुझसे एक बार पूछा था कि मैं चांदी पर पॉलिश करने में उनकी मदद करूँगी क्या। तो ये बहुत पहले की बात है। तो उस दिन मैं घर पर बैठी थी, बोर हो रही थी। तो उस दिन मैं बीमार भी थी। तो उससे पहले उन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा था। तो जब मैंने उनके साथ चांदी का पॉलिश किया तब मुझे पता चला कि ये जो चम्मच, कांटे, छुरियां हैं, मीन्स जो स्पून, फोक्स एंड नाइफ्स हैं, ये सब जो हैं वो चांदी के थे जिस पर हम रोज़ खाना खाते थे। तो ये जो लड़की थी वो फिर से हंसी। बोली मैं शर्त लगा सकती हूँ कि आपको अभी भी इन वस्तुओं के बारे में नहीं मालूम है। मैंने उसको उत्सुकता से पूछा। बोले हम किससे खाते हैं? उसने पूछा। तुम्हें मालूम है? तो बोले वो थोड़ा सा हिचकिचाई, वो अलमारी की ओर बढ़ी और एक दराज खोलना चाहती थी, और मैं देखती हूँ इसमें क्या क्या पड़ा है। तो मैंने उसे उधर जाने से रोका कि मुझे मेरी गाड़ी पकड़नी है, मेरे ट्रेन का टाइम हो गया है। और उसने अपना हाथ जो था वो ड्रॉर में डाला हुआ था। बोले क्या आप मेरी माँ का इंतज़ार नहीं करेंगी? तो मैंने बोला नहीं, मुझे अभी जाना बहुत ज़रूरी है, तो मैं जा रही हूँ। तो और मैं गैलरी में प्रवेश करते हुए मुझे उन स्पून, फोक्स और नाइफ्स की आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर मैं जब सड़क के किनारे पर मैं जाने लगी तो मुझे वो नाम वाली प्लेट जो थी, मैंने उस पर फिर से नज़र डाली जिसमें मार्कोनी स्ट्रीट लिखा था। मैं 46 नंबर में ही गई थी और पता सही था, लेकिन मैं अब इसे और याद नहीं रखना चाहती थी। मैं वहाँ पर अब वापस भी जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि अपने बीते जीवन में जुड़ी उन यादों में बसी जो पहले के समय की अपनी जानी पहचानी चीज़ें थी, उन्होंने क्षण भर में ही, कुछ ही टाइम में अपनी जो कीमत थी वो खो दी थी। जब वे आपसे अलग हो जाती हैं और वो नए वातावरण में आप उनको देखते हैं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती। फिर मैंने सोचा कि अब मैं एक छोटे से किराए के कमरे में उनका करूँगी भी क्या, जहाँ पर रोशनी रोकने के लिए प्रयोग किए गए काले पड़े हुए कागज़ों के टुकड़े अब भी खिड़कियों पे लटक रहे हैं। तो ऐसे मेज़ वाली तंग दराज में मुट्ठी भर से ज़्यादा कटलरी आ ही नहीं सकती। तो मैं इस पते को भूल जाने का रिजॉल्व करती हूँ, संकल्प लेती हूँ और उन सभी चीज़ों से
जिनको मुझे भूलना था अब सबसे आसान रहेगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये एक स्टोरी थी जिसमें एक डॉटर अपनी माँ की बिलोंगिंग्स को ढूंढने के लिए उनके दिए हुए एक एड्रेस पर जाती है, लेकिन वहाँ पर जब वो देखती है कि वो सारे जो सामान है जिन्हें वो देखना चाहती थी, छूना चाहती थी, महसूस करना चाहती थी, अब वो एक अलग ही परिवेश में थे, तो किस तरह से उसका मन बदला और वो वहाँ से बिना कुछ लिए ही वापस आ गई। सो यू हैव टू read this chapter once again and try to understand it.